तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारा वीकली डिस्कशन सीरीज, जहाँ पे पास्ट वीक में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग, हम उसे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और अगर आप लास्ट वीक के सारे आर्टिकल्स को एनालाइज करो तो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग इवन फॉर पीएसआईआर एंड फॉर जीएस सिर्फ एक ही ऐसा आर्टिकल था जो कि रेलेवेंट था, क्योंकि अदर जितने भी आर्टिकल्स थे वो ममदानी के ऊपर बेस्ड थे, जिन्होंने अभी न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जीता है। और यूपीएससी के रिगार्डिंग ऐसे लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज सिर्फ एक ये आर्टिकल, दैट इज एन इंडियन वे फॉर G2। तो आखिर ये इंडियन वे फॉर G2 है क्या, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये G2 क्या है। तो विद अ ट्वीट इन ऑल कैप्स द G2 विल बी कन्वीनिंग शॉर्टली। और ये वर्ड्स हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड फॉर द रिकॉर्ड अ पावर शिफ्ट दैट हैज बीन लॉन्ग इन द मेकिंग। तो इस एक कोट से ये क्या डिस्प्ले हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये हिंट किया है कि किस तरीके से पावर शिफ्ट होने वाला है, जो कि बहुत लंबे समय से चर्चे में रहा है। और वो पावर शिफ्ट किसका है? तो अबाउट यूएस चाइना। So it was in 2005 that American economist Fred Buxton published a book titled The United States and the World Economy, in which he proposed the idea that the US and China could be a caucus of two that could together work to ensure sustained recovery of the global economy. तो 2005 में एक किताब आई थी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रेड बर्कस्टन की, और उन्होंने अपने उस बुक में ये लिखा था कि यूएस और चाइना ये दोनों मिलके एक ग्लोबल पावर बन सकते हैं, जो साथ में ये इंश्योर करें कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से रिकवर हो। द आइडिया वॉज क्विकली पिक्ड अप टू सजेस्ट दैट द टू लीडिंग एंड डोमिनेंट इकोनॉमीज ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्ट could in fact constitute a geo-economic condominium that would help manage the world economy. It was not a geopolitical concept but a geo-economic one. तो ये जो आइडिया है कि यूएसए और चाइना अगर मिल जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल कर सकती है, तो ये जो आइडिया ये जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक जियो इकोनॉमिक वन है। इट वॉज नॉट अ जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट बट अ जियो इकोनॉमिक वन, जहाँ वेस्ट की सबसे पावरफुल नेशन दैट इज यूएसए और ईस्ट की सबसे पावरफुल नेशन दैट इज चाइना, और ये दोनों बात हम लोग किस में कर रहे हैं? इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। अगर ये दोनों मिल जाए तो पूरा का पूरा जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमी है उसे इंश्योर किया जा सकता है कि वो स्टेबल रहे और वो एक सस्टेन्ड रिकवरी करते रहे। For his part, Buxton distanced himself from those who went on to suggest that a G2 could substitute for the G20, and insisted that he did not think that G2 should be viewed as managing the world economy, but rather as cooperating to ensure a speedy global economic recovery. और उन्होंने अपने इस बुक में ये क्लियर किया था कि वो ऐसा नहीं मानते हैं कि G2 को वर्ल्ड इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए तौर पे स्टार्ट किया जाए, बट रैदर उनका ये मानना था कि G2 दैट इज यूएसए एंड चाइना, उन्हें एक कोऑपरेटिंग नेचर रखना है ताकि इकोनॉमिक रिकवरी हो सके, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो सके। और जब भी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिकवरी की, तो ये रिकवरी आखिर किस चीज़ से रिकवरी? तो आपको याद होगा 2008-9 में आया था ट्रांस अटलांटिक फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको शॉर्ट में TAFC भी बोला जाता है, जिसे आप सब प्राइम क्राइसिस के नाम से भी जानते हो। इट इज popularly referred to as global financial crisis that gave further currency to the idea. American politicians and strategists like Henry Kissinger and Brzezinski pushed the idea forward. तो इस आइडिया को उस समय के अमेरिकन पॉलिटिशियंस और स्ट्रेटेजिस्ट के द्वारा भी पुश किया जा रहा था कि G2 जो है उसके पास एक अच्छा खासा पोटेंशियल है ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की। और इस TAFC के दो consequences हुए, that it had contributed to a shrinking of the transatlantic economies, especially the US, Britain, Germany, Italy and France, and to an increase in China's share of world income and trade. तो जो ग्लोबल क्राइसिस आई थी उससे ये हुआ था कि जो हमारा पूरा वेस्ट का इकोनॉमी था, दैट इज यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनमें हमें श्रिंकेज देखने को मिले। ये लोग धीरे धीरे सीमित होते जा रहे थे, और उस समय राइज हुआ चाइना का, और चाइना का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड इनकम में और वर्ल्ड ट्रेड में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। सो मोर इम्पोर्टेंटली चाइना केम टू द रेस्क्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, हेल्पिंग बोथ द यूएस एंड EU बाउंस बैक फ्रॉम द 2009 क्राइसिस। और आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि उस समय में चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए आगे आया था, और उसने हेल्प किया था यूएस को भी और यूरोपियन यूनियन को भी, ताकि वो लोग 2009 के जो क्राइसिस थे उससे बाउंस बैक कर सके।
It had initially done so in its neighborhood, rescuing Thailand and Indonesia after the 1998 Asian financial crisis. In 2009, it was in fact bailing out the world's biggest economy. और अगर चाइना की नज़र से देखा जाए तो ये पहली बार वो ऐसा नहीं कर रहा था। 1998 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो चाइना ने उस समय भी थाईलैंड को और इंडोनेशिया को रेस्क्यू किया था। और इसके बाद 2009 में चाइना ने इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, जहां पे वो वर्ल्ड के बिगेस्ट इकोनॉमी दैट इज यूएस उसे बेल आउट में हेल्प कर रहा है। तो द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी एट दैट टाइम हैंक पॉल्सन हैज रिकॉर्डेड इन डिटेल इन हिज मेनी बुक्स चाइनाज रोल इन हेल्पिंग बोथ ग्लोबल एंड अमेरिकन इकोनॉमिक रिकवरी। तो उस समय जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी थे हैंक पॉल्सन, उन्होंने अपने बहुत सारे बुक्स में ये स्पेसिफिकली बताया है कि चाइना का क्या रोल था बोथ ग्लोबल इकोनॉमी में और अमेरिकन इकोनॉमी में उसके रिकवरी के लिए। और चाइना ने आखिर ऐसा किया कैसे? हाउ डज द चाइना हेल्प बेलिंग आउट द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन? So this China did by unleashing a massive fiscal stimulus, protecting the US dollar in which it had invested massively. तो चाइना ने इसे किया था एक मैसिव फिस्कल स्टिमुलस देके। फिस्कल स्टिमुलस देने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट से स्पेंडिंग इंक्रीज करके और यूएस डॉलर को बचा के, क्योंकि यूएस डॉलर में ऐसा नहीं था कि वो बहुत सबके भलाई के लिए कर रहा था। यूएस डॉलर में चाइना ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा था और वो नहीं चाहता था कि यूएस डॉलर इतना ज़्यादा गिर जाए कि उसके खुद के इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाए। तो उसने खुद से गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी थी, फिस्कल स्टिमुलस देके यूएस डॉलर को जिंदा रखा था। एंड सस्टेनिंग वर्ल्ड ट्रेड इन द पोस्ट क्राइसिस ईयर्स, TFC was the turning point and the trigger that not only enabled China's accelerated rise but also underscored the complex links between the US and Chinese economies. तो ये जो हमारा ट्रांस अटलांटिक फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये एक टर्निंग पॉइंट था और इसने सिर्फ चाइना के एक्सेलरेशन, इकोनॉमिक एक्सेलरेशन को ही ट्रिगर नहीं किया, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि किस तरीके से कितने कॉम्प्लेक्स लिंक्स बने हुए हैं यूएस और चाइना के इकोनॉमी के बीच। So it was against this background that US strategists like Edward Luttwak and Robert Blackwell advocated the geo-economic containment of China. तो ये जो यूएस और चाइना की इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्सली लिंक्ड अप है, इसी कारण से यूएस के कुछ स्ट्रैटेजिस्ट, और आपको यहाँ पे नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि ये जो जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स लिंक बना हुआ था यूएस और चाइनीज़ इकोनॉमी के बीच, इससे बहुत सारे यूएस स्ट्रैटेजिस्ट ये समझते थे कि ये बाद में खतरा बन सकता है और उन्होंने चाइना के जियो इकोनॉमिक कंटेनमेंट की बात की थी, दैट जियो इकोनॉमिक कंटेनमेंट ऑफ चाइना इज नेसेसरी। और ट्रंप ने इसे अपने पहले फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था कि किस तरीके से आते के साथ उसने ट्रेड वॉर से स्टार्ट कर दिए थे चाइना के साथ। प्रेसिडेंट जो बाइडन इनिशियली वेंट अ स्टेप फर्दर एंड एडवोकेटेड डी लिंकिंग द यूएस एंड चाइनीज इकोनॉमीज। और इसके बाद जब जो बाइडन ने भी कुर्सी संभाली तो उन्होंने इसे एक स्टेप और आगे लेके गए। उन्होंने एडवोकेट किया कि यूएस और चाइनीज इकोनॉमी को किस तरीके से डी लिंक करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होनी चाहिए यूएस और चाइनीज इकोनॉमी के बीच में। दिस व्यू वाज सून चेंज टू सजेस्ट दैट द टू इकोनॉमीज कैन नॉट डी लिंक बट दैट द यूएस इकोनॉमी शुड डी रिस्क एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। लेकिन ये व्यू तुरंत ही चेंज हो गया, क्योंकि यूएस इकोनॉमी को अब डी लिंक नहीं करना था बल्कि उन्हें डी रिस्क करना था और चाइना पे अपने डिपेंडेंस को रिड्यूस करना था। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो डीलिंक नहीं कर सकते हैं, वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है चाइना पे अपने सप्लाई चेन को लेके, जितने सारे आउटसोर्सिंग को लेके। तो यूएस के नज़रिए से देखा जाए तो यूएस इकोनॉमी सिर्फ उसे डी रिस्क कर सकती है और चाइना पे अपने डिपेंडेंस को रिड्यूस कर सकती है। अब वापस से गेम में आते हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। रिटर्निंग टू ऑफिस, ट्रंप वेंट बैक टू हिज इनिशियल स्ट्रेटेजी ऑफ परसुइंग अ ट्रेड वॉर। आते के साथ इन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया था, 25%, 30% इस तरीके से टैरिफ कट स्टार्ट कर दिए थे। एंड नॉट जस्ट अगेंस्ट चाइना बट अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने ये जो ट्रेड वॉर छेड़ा सिर्फ चाइना के अगेंस्ट नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट छेड़ा था। एंड दैट स्ट्रैटेजी सीम्स टू हैव रन इट्स कोर्स। और ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, इसकी लाइफ लाइन भी अब खत्म हो चुकी है। वाइल एलाइज लाइक द यूरोपियन यूनियन एंड जापान फेल इन लाइन, ब्राजील, चाइना एंड इंडिया हैव स्टूड देयर ग्राउंड। इस टैरिफ वॉर के बाद कुछ उनके एलाइज थे जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जापान, ये तो उनके कब्जे में आ गए, ये इस लाइन में आ गए, बट ब्राजील, चाइना और इंडिया ने अपने ग्राउंड पे स्टूड रखा। उन्होंने इस ट्रेड वॉर में खुद से सरेंडर नहीं किया। इट इज चाइनाज एबिलिटी टू नॉट ओनली स्टैंड फर्म बट टू इन फैक्ट रिटेलिएट दैट सीम्स टू हैव फाइनली पुट पे टू द
ट्रम्प्स ट्रेड वॉर। और चाइना ने तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ फर्मली स्टैंड था, बल्कि इसने तो इनफैक्ट रिटेलिएट भी किया। और एक तरीके से देखा जाए तो ट्रम्प का ये जो ट्रेड वॉर था इसे खत्म करने में एक स्टेप और आगे लेके गया चाइना ने। While many have termed the US-China understanding reached last week in South Korea a ceasefire, some US strategists like Rush Doshi have in fact suggested that China has won the trade war। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आप इस पर थोड़ा फोकस करना कि बहुत सारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो ऐसा तो बोल रहे हैं कि यूएस चाइना की जो अंडरस्टैंडिंग है, अभी साउथ कोरिया में जो मीटिंग हुई है उसके बाद एक सीज फायर आ गया है। बट अभी भी कुछ यूएस स्ट्रैटेजिस्ट हैं जैसे कि रुश दोशी, उनका ये मानना है कि चाइना ने एक्चुअली इस ट्रेड वॉर को जीता है, ना कि ये सीज फायर हुआ है। वॉट एवर द फाइनल टैली ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, द फैक्ट रिमेन्स दैट विद इन 2 decades of the publication of Buxton book, a US president has come around to conceding that the world's 2 biggest economies must indeed work together। और ये किस तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि इतने सारे चीज, इतने सारे डिकेड्स होने के बाद आखिरकार एक यूएस प्रेसिडेंट ही बोल रहा है कि यूएस और चाइना को साथ आना पड़ेगा। तो ये शो कर रहा है कि चाइना ने आखिर ये ट्रेड वॉर जीत लिया है। द रिवाइवल ऑफ द G2 आइडिया ऑल्सो स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रम्प्स डिसइंटरेस्टेड इन द G20। और ये जो G2 की रिवाइवल की बात कर रहे हैं ट्रम्प, ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से ट्रम्प का जो डिसइंटरेस्ट था G20 को, इसे वो कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं G2 के साथ। सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? इंडिया से इन सब का क्या लेना देना? तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी एक बुक आई थी द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और उसमें उन्होंने ये एम्फेसाइज किया है कि जो इंडिया की पॉलिसी है ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, इट विल रिक्वायर टू इंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया, ब्रिंग जापान इनटू प्ले, ड्रॉ नेबर्स इन, एक्सटेंड द नेबरहुड एंड एक्सपैंड ट्रेडिशनल कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ सपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन खुद में है, अगर आप इसे समझ लोगे तो आप पूरा का पूरा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी समझ सकते हो। और वो क्या है कि जो इंडिया की पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की, इसके लिए क्या क्या जरूरत है इंडिया को? तो अमेरिका के साथ हमें इंगेज करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक टाइज, जियोपॉलिटिकल टाइज, इसे इंगेज करना है। मैनेज चाइना, चाइना को हमें मैनेज करना है कि चाइना से किस तरीके से, चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना की जो आपकी इकोनॉमिकल एक्सट्रीमिज्म है, उसे किस तरीके से मैनेज करना है। कल्टीवेट यूरोप, यूरोप में अपने रिलेशंस को और अच्छे तरीके से कल्टीवेट करना है, डेवलप करना है। रीअश्योर रशिया, मतलब रशिया का जो एक ये कंसर्न रहता है कि इंडिया वेस्ट जैसे कि क्वाड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उसे भी रीअश्योर करना है। ब्रिंग जापान इनटू प्ले, जापान को ग्लोबल पावर में बीच में लेके आना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग डिमांड करते हैं यूएन में अपने परमानेंट सीट्स की, तो उसमें जापान को भी लेके आना है इस डिमांड के लिए। ड्रॉ नेबर्स इन, इसका मतलब क्या, जितने भी हमारे नेबर्स हैं आसपास में, उन्हें अपने अंदर लाना है। एक्सटेंड द नेबरहुड, साथ ही साथ हमें अपना नेबरहुड को एक्सटेंड करना है। एंड एक्सपैंड ट्रेडिशनल कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ सपोर्ट, और जो हमारा ट्रेडिशनल सपोर्ट वाला एरिया है, वैसे कंट्री हैं जो हमें कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते आए हैं जैसे कि इजराइल वगैरह, ऐसे और ज़्यादा इन्हें एक्सटेंड करना है ऐसे नेशंस को। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एस जयशंकर ने अपने बुक द इंडिया वे में दिया है। तो इट वुड बी फेयर टू से टुडे दैट थैंक्स टू ट्रम्प, इंडिया इज नाउ रिक्वायर्ड टू इनफैक्ट मैनेज अमेरिका एंड इंगेज चाइना। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है फॉरेन पॉलिसी में, और इसका मेन थैंक्स हमें किसे देना है? ट्रम्प को, कि जो हम इनफैक्ट पहले क्या था, इंगेज अमेरिका एंड मैनेज चाइना, अब वो चेंज हो गया कि अमेरिका को मैनेज करो, चाइना के साथ ज़्यादा इंगेज करो, वाइल कंटिन्यूइंग टू रीअश्योर रशिया, और रशिया को तो साथ साथ रीअश्योर करना ही करना है। तो अ क्वार्टर सेंचुरी अगो इंगेजिंग अमेरिका वॉज व्यूड ऑल्सो एज अ मीन्स टू मैनेज चाइना। तो अगर हम लोग कुछ सालों पहले की बात करें तो अमेरिका को इंगेज करने का मतलब ये भी होता था कि चाइना को मैनेज करो। अगर अमेरिका के साथ इंगेज होंगे हम लोग तो चाइना तो ऑलरेडी मैनेज हो ही जाएगा। बट आज क्या हो रहा है? टुडे इंगेजिंग चाइना सीम्स टू हैव बिकम अ मीन्स टू मैनेज अमेरिका, कि अगर आज हम लोग चाइना को के साथ इंगेज कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग अमेरिका को मैनेज कर रहे हैं। और दिस सिचुएशन रिक्वायर्स न्यू थिंकिंग इन न्यू दिल्ली फॉर इट प्लेसेस अ फ्यू न्यू कार्ड्स इन बीजिंग्स हैंड। और ये जो सिचुएशन आई है, अब इससे न्यू दिल्ली के पास एक नई लाइन ऑफ थॉट बन के आई है, एक नई लाइन ऑफ थॉट उभर के आई है, जिसमें इन्होंने बीजिंग के हैंड में, लाइक चाइना के हैंड में, कुछ नए कार्ड्स दिए हैं। और वो नए कार्ड्स क्या हैं?
The Modi government has so far adapted well to the new global strategic environment, refusing to kowtow to Trump but demonstrating enormous patience in managing him. और अगर मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए अभी इस सिनेरियो में, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये दिखाया है कि किस तरीके से हमें ट्रम्प के सामने बो डाउन भी नहीं करना है, और हमने जो पेशेंस दिखाई है इन मैनेजिंग हिम, मतलब मैनेजिंग ट्रम्प, तो ये दर्शाता है कि इस सिचुएशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। और अगर अब बात एंगेजमेंट की आती है, तो एनी रिटर्न टू एंगेजमेंट विल डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ द एफर्ट्स टू मैनेज। इस तरीके से अब हम लोग वापस इंगेज करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग ने अमेरिका को किस तरीके से मैनेज किया है। इक्वली इट वुड डिपेंड ऑन हाउ वेल इंडिया एंगेजेस एंड मैनेजेस अदर इंटरलोक्यूटर्स, स्पेशली इट्स एशियन नेबर्स नियर एंड फार। और साथ ही साथ ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि इंडिया अपने एशियन नेबर्स, जो कि चाइना, उसे किस तरीके से डील करता है। So it should be clear to any Indian strategist and security analyst that in the near term, India's standing in the world will depend vitally on its standing within Asia. तो जितने भी इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट हैं और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उन्हें अब ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड में किस तरीके से स्टैंड करता है। ये टोटली अब डिपेंड कर रहा है कि इंडिया की एशिया में क्या स्टैंडिंग है, इंडिया चाइना के कंपैरिजन में एशिया में क्या रोल प्ले कर रहा है। एक ऐसा टाइम था न्यू दिल्ली में जब अगर वॉशिंगटन डीसी के साथ हमारे अच्छे इक्वेशन है, तो ये हमारे बाकी वर्ल्ड में भी, जैसे कि यूरोप, यूरेशिया और एशिया में भी हमारे डेवलपमेंट्स, हमारे रिलेशंस को फर्दर डेवलप करता था। और यही पर्सपेक्टिव था जिसके कारण हमारे जो पीएम है मनमोहन सिंह, वो उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के पास भी गए थे, उनसे भी नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। बट अभी का वर्ल्ड पूरा का पूरा चेंज हो गया। द वर्ल्ड हैज़ चेंज एंड दोज कैलकुलेशंस नो लॉन्गर होल्ड। अभी के दुनिया में वो कैलकुलेशन काम नहीं करता है। वी आर इन फैक्ट इन अ सिचुएशन वेयर इन बेटर रिलेशनशिप्स अक्रॉस एशिया विल स्टैंड इंडिया इन गुड स्टेट इन डीलिंग विद द वेस्ट, बोथ यूएस एंड यूरोप। अभी का समय ऐसा है कि अगर हमारे पूरे के पूरे एशिया में अच्छा रिलेशंस है, तो वो हमारे वेस्ट में, और जब भी हम वेस्ट बोले तो यूएस और यूरोप दोनों में, वहाँ पे हमारे इक्वेशंस को अच्छा करता है। तो हम एशिया में किस तरीके से डेवलप होके आते हैं, और एशिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ चाइना भी नहीं है। एशिया का मतलब चाइना, साउथ कोरिया, हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला भी पूरा रीजन आता है। तो हम वहाँ पे अपने रिलेशंस को किस तरीके से डेवलप करते हैं, ये डिफाइन करेगा कि हमारे वेस्ट में कैसे रिलेशंस बन रहे हैं। तो एट कोलालमपुर, जयशंकर रिफ्लेक्टेड ऑन द वे फॉरवर्ड विद द होपफुल एंड रीअश्योरिंग ऑब्जर्वेशन। तो कोलालमपुर में जो मीटिंग हुई, उसमें जयशंकर ने जो वे फॉरवर्ड रखा, एक बहुत होपफुल टर्म्स पे रखा। एंड व्हाट वाज दैट? दैट चेंज हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन एंड द वर्ल्ड विल इनएविटेबली रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सर्कमस्टांसेस। एडजस्टमेंट विल बी मेड, एडजस्टमेंट होंगी। कैलकुलेशंस विल कम इनटू प्ले, कैलकुलेशंस भी आएंगे। फ्रेश अंडरस्टैंडिंग विल बी फोर्स्ड, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल इमर्ज एंड resilient solutions will be devised. Clearly a new India way forward is needed. कि क्लियरली एक नया इंडिया वे जरूरी है मॉडर्न सिचुएशंस के अनुसार। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एन इंडियन वे फॉर G2, कि किस तरीके से इंडिया इस G2 का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन के आता है, और अभी ये जो चेंजिंग सिचुएशन है, इसमें किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज show your support and drop down a comment and like the video and share to your friends as well. तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।